सो जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, आम से इकबाल लाइट एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और कुछ ना कुछ जीवन में सीख रहे होंगे। तो दोस्तों, हम आज आपको यूजीसी नेट के पेपर 1 के सिलेबस के बारे में बताने जा रहे हैं। जैसा कि आपने देखा होगा हमारे चैनल पे, यदि गो थ्रू किया होगा, कि कल से पंकज वर्मा सर ने पेपर 2 की तैयारी हिंदी लिटरेचर की चालू करवा दी है, जिसमें उन्होंने पेपर 2 के बारे में, सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया है। तो आज मैं बिना ज़्यादा समय लेते हुए आपको यूजीसी नेट के पेपर 2 के बारे में, सॉरी पेपर 1 के बारे में आ, बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, हम आपको, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, कि जो हमारा यूजीसी नेट है वो लगभग 90 से अधिक सब्जेक्ट्स में पेपर कंडक्ट करवाता है। तो 90 से अधिक जो सब्जेक्ट्स हैं दोस्तों, उनमें सभी का जो पेपर 1 है वो कॉमन है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। एक मिनट, हम थोड़ी सी ड्रॉप कर रहे हैं। ड्रॉप चल रहा है, हाँ चल। तो यूजीसी नेट का जो पेपर 1 है, ठीक है, उसका सिलेबस सभी के लिए समान है। ठीक है, थोड़ी सी हम एग्जाम के पैटर्न के बारे में देख ले। तो एग्जाम का जो पैटर्न है, पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और कितने नंबर का होता है? 100 नंबर का होता है। और पेपर 2 तो आप जानते ही होंगे, 100 क्वेश्चंस आते हैं, 200 नंबर का होता है। सबसे खास बात यह है दोस्तों, कि यह जो है यूजीसी नेट जो है, नेट जेआरएफ में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो 300 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। जो भी व्यक्ति, जो भी बंदा, जो भी स्टूडेंट्स लगभग 220 या 210 के करीब ले आता है, उसका जीआर पे नंबर लग जाता है। अबाउट 200 लाता है यदि मार्क्स, तो उसको, उसका जो है नेट क्वालिफाई हो जाता है। बाय द वे 180 समथिंग पहुंचता है, तो फिर उसका जो है पीएचडी के लिए, पीएचडी तक ही, पीएचडी में एडमिशन के लिए वो एलिजिबल हो जाता है। तो दोस्तों, हम अब जल्द से पहुंचते हैं अपने सिलेबस पर, और सिलेबस को जल्द ही गो थ्रू कर लेते हैं। तो आप, मैं आपको बता दूं कि पेपर 1 में 10 यूनिट है, और 10 यूनिट्स में लगभग सभी से क्वेश्चंस बराबर ही ऑन एवरेज पूछा जाता है। क्योंकि 10 यूनिट है, तो यदि हम एवरेज लगाएं तो 5 क्वेश्चन पर यूनिट से वह पूछता है। ठीक है, लगभग 5 क्वेश्चंस, 10 यूनिट है, तो ऐसे करके 50 क्वेश्चंस हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 50 क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम सबसे पहले, हमारी जो पहली यूनिट लगी है पेपर 1 में, वो कौन सी है? टीचिंग एप्टीट्यूड है। टीचिंग एप्टीट्यूड आपने यदि बीएड किया होगा, या जनरली आपने सीटेट दिया होगा, तो आप टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा होगा। हिंदी में बोलते हैं शिक्षण अभिरुचि। इतना तो शायद समझ गए होंगे आप। जिनमें नेचुरल एंड ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग पूछा जाता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द गुड टीचिंग, लर्नर ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक, टीचिंग मेथड, इवेल्युएशन सिस्टम। अगर मैं यदि थोड़ी सी हिंदी में इसे बताऊं तो दोस्तों, एक मिनट, हालांकि हमने इसे हिंदी और इंग्लिश में से समझाने के लिए स्लाइड में हिंदी और इंग्लिश दोनों तैयार किया हुआ है, ताकि आपको समझ आ जाए। तो देखो, शिक्षण का स्वरूप और उद्देश्य, इसके बाद कौन सा लगा हुआ है? अच्छे शिक्षण की विशेषताएं, शिक्षार्थी की विशेषताएं, शिक्षण की विधियां, मूल्यांकन प्रणाली। तो इस तरह माय डियर स्टूडेंट्स, पहली यूनिट में लगभग 5 टॉपिक्स है, जिनमें भर भर के क्वेश्चंस आते हैं। भर भर के मतलब ये कि 5 क्वेश्चंस तो ऑन एवरेज पूछता ही है, तो हमको पहले यूनिट बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। जब हम सिलेबस पे चलेंगे,
पूरा डेली टॉपिक बाय टॉपिक लेक्चर लेंगे, तो हम PYQs का एनालिसिस करेंगे, 8 से 10 सालों का PYQs देखेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम सिलेबस को बड़ी गहराई से समझेंगे। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे अब हम यूनिट 2 पर पहुंच चुके हैं। यूनिट 2 कौन सी है? रिसर्च एप्टीट्यूड है। तो दोस्तों, रिसर्च एप्टीट्यूड भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हम PhD करते हैं तो PhD करते हैं तो सिर्फ रिसर्च के लिए करते हैं, सिर्फ नहीं, रिसर्च के लिए स्पेशली करते हैं। शोध, इसको हम हिंदी में शोध अभिरुचि कहते हैं। हिंदी में हम यदि इनका कुछ टॉपिक्स देखें कि किन किन टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, तो मीनिंग एंड टाइप ऑफ रिसर्च, स्टेप ऑफ रिसर्च, मतलब रिसर्च का जो स्टेप बाय स्टेप कैसे हम रिसर्च करते हैं, इसका पूरा डिटेल्स में हम पढ़ाएंगे और देखेंगे कैसे क्वेश्चन बनता है। मेथड ऑफ रिसर्च, रिसर्च की क्या मेथड होती है, क्या मेथडोलॉजी होती है। इसके बाद हम पहुंचेंगे किस पे? थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो होती है रिसर्च इथिक्स। अब रिसर्च इथिक्स क्या होती है, ये हम आपको जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे। अभी नॉर्मल थोड़ी सी ब्रीफिंग के लिए बता देते हैं कि जब कोई स्टूडेंट्स बाय द वे किसी टॉपिक पर रिसर्च करता है, तो दूसरा कोई बंदा उसको, यदि उसके अंदर मॉरलिटी नहीं है, नैतिकता नहीं है, तो क्या करेगा? कॉपी करके पेस्ट करेगा। तो हम इस विषय पर भी थोड़ी सी पढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं कि पांचों, इसमें भी 5 टॉपिक्स है और इनमें से भी भर भर के क्वेश्चन आते हैं। हिंदी में अपन देखें तो शोध का अर्थ और प्रकार है, शोध के चरण है, शोध की विधियां हैं, और शोध प्रबंध और लेखन है, शोध नैतिकता है। ठीक है, अपन अब चलते हैं दोस्तों यूनिट 3 पे, जो है कॉम्प्रिहेंशन, बोधगम्यता। तो आप, जहां तक मेरा मानना है कि 9th के बाद कॉम्प्रिहेंशन हिंदी इंग्लिश में पढ़ते रहे होंगे कि एक कॉम्प्रिहेंशन देता है, उससे से 60 के हमको उसको एनालाइज करके, रीड आउट करके हमको उसका आंसर देना होता है। तो ये तो बिल्कुल मलाई की तरह है। 5 क्वेश्चंस इसके फ्री ऑफ कॉस्ट फोकट के रहते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी, हालांकि हम इसकी भी तैयारी करवाएंगे और पढ़ेंगे, इसके PYQs देखेंगे, ताकि हमारा कोई भी लूप होल ना बचे। क्यों ना बचे? क्योंकि आप जानते हो इसमें से पेपर 1 से कितने क्वेश्चंस आते हैं? 50। 50 क्वेश्चन में अगर हम देखें तो ये 100 नंबर की वैल्यू रखता है। 100 नंबर, समझ रहे हो आप? तो यदि हमने इसमें से 40 क्वेश्चन कर लिया तो सीधे 80 मार्क्स आ गए। ठीक, JRF के लिए माय डियर स्टूडेंट्स, जो पेपर 1 है बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है, क्योंकि इस पे पूरा अंडरस्टैंडिंग बेस पर क्वेश्चन आते हैं। आप जल्द से जल्द सिलेबस खत्म करके कई बार रिवीजन कर लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, तो 50 में 40 पाना, 45 क्वेश्चन सॉल्व कर जाना बिल्कुल भी टफ काम नहीं। हिंदी में क्या होता है? ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मतलब कि गद्यांश आधारित प्रश्न, अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन, समझ और उसकी व्याख्या करना होता है, इंटरफेरेंस एंड वोकैबुलरी, हिंदी में क्या कहते हैं? निष्कर्ष और शब्दार्थ। ठीक है, 30 यूनिट ऐसे करके हमारी यहाँ पर खत्म होती। चौथा होता है कम्युनिकेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं संप्रेषण। तो हम इनके टॉपिक्स पर देखें तो सबसे पहले टॉपिक है मीनिंग एंड टाइप ऑफ द कम्युनिकेशन, मतलब कि संप्रेषण का अर्थ और प्रकार। इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन, मतलब कि प्रभावी कक्षा संप्रेषण। तीसरा क्या है टॉपिक? वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, अर्थात संप्रेषण में बाधाएं, कौन सी बाधाएं आती हैं, कम्युनिकेशन में कौन सी बाधाएं होती हैं, ये हम पढ़ेंगे, जानेंगे, इसके PYQ सॉल्व करेंगे A to Z। इसके बाद बैरियर ऑफ द कम्युनिकेशन, मौखिक और अमौखिक संप्रेषण, इसके बारे में हम पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। इस प्रकार से चौथी यूनिट इस प्रकार से लगी हुई है। अब हम चलते हैं किस पे? जल्द से जल्द 5वीं यूनिट पर। 5वीं यूनिट कौन सी है मेरे दोस्तों? माय डियर स्टूडेंट्स, ये है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड,
जिसको हिंदी में कहते हैं गणितीय तर्क और अभिक्षमता। तो इसमें देखो, आपने यदि आपका बैकग्राउंड साइंस है तो बेसिकली आप जो है नंबर सिस्टम को पढ़ा होगा, जिसको हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति, ठीक है। और रैशनल रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा होगा आपने, जिसको हिंदी में कहते हैं अनुपात और समानुपात, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, इंटरेस्ट, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत, लाभ और हानि, समय और दूरी, ब्याज। तो हम इसको बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे, इसमें से एक भी क्वेश्चंस हमारे बाहर नहीं जाने चाहिए, इसकी गारंटी मैं तो पेपर 1 की पूरी गारंटी दूंगा। बट जिसपे हमको ज्यादा कमांड रखना है, जिसपे क्वेश्चंस गलत होने की संभावना होती है, उसको हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें। इसके बाद 6वीं यूनिट लगी हमारी लॉजिकल रीजनिंग, तार्किक तर्क जिसको बोलते हैं। तो इसमें एनालॉजी हो गया, आर्गुमेंट एंड कंक्लूजन्स हो गया, वेन डायग्राम हो गया, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग हो गया, फैलसीज हो गया। हिंदी में अगर देखें तो एनालॉजी को हम उपमा और समानता कहते हैं, आर्गुमेंट्स एंड द कंक्लूजन्स को तर्क और निष्कर्ष कहते हैं। वेन डायग्राम तो आपने पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा होगा तो हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। इसके बाद जो है हम डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग अर्थात निगमन और आगमन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फैलसीज के बारे में पढ़ेंगे। ये शायद आपके लिए हो सकता है कि फैलसीज नया टॉपिक हो, पर कोई गल नहीं, हम हैं और इसको बहुत ही शानदार तरीके से समझेंगे। इस प्रकार से हमारी यह यूनिट जो है कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद हम 7वीं यूनिट में पहुंचते हैं। तो 7वीं यूनिट भी हमारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 5 क्वेश्चंस अर्थात 10 नंबर पके पकाए रखने हैं। इसमें तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय ही हमको पता चल जाता है कि हमारे 10 नंबर पक्के। तो डेटा इंटरप्रिटेशन हिंदी में कहते हैं आंकड़ों की व्याख्या, ठीक है। इसमें टेबल्स दे देता है, ग्राफ्स दे देता है, पाई चार्ट दे देता है, कभी बार डायग्राम देता है, लाइन ग्राफ देता है, डेटा एनालिसिस देता है। वो सबसे ज्यादा जो यदि जिससे क्वेश्चन बनता है वो ये आंकड़ों की व्याख्या और ये पाई चार्ट्स हो गया, ठीक है। मैक्सिमम इसी से बनता है। डेटा एनालिसिस, डेटा दे देगा ऐसे करके, ठीक है, ऐसे टेप बनाता है बॉक्स, ठीक है, ऐसे करके, और इनसे बनाता है क्वेश्चंस। यहाँ पे मतलब लिख देगा कि एक शहर है, शहर सिटी इंदौर है, इसकी पॉपुलेशन इतनी है, 2011 में इतनी थी, ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चंस बनाता है। तो इसको हम बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे और इसमें लगभग हम 40 से 50 DI यदि हम सॉल्व कर लेंगे तो मेरा मानना है कि क्वेश्चंस बिल्कुल भी बाहर नहीं जाएंगे। तो जब हम DI पढ़ेंगे मेरे बच्चों, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो है परसेंटेज पढ़ लेंगे, क्योंकि परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन इसमें पूरा का पूरा यूज होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इस यूनिट को बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे। 8वीं यूनिट पर पहुंचेंगे तो कौन सी यूनिट है, क्या लिखा है, ICT, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस बनाता है, बेसिक ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का तो जो बेसिक होता है, मूल बातें, उससे क्वेश्चंस बनाता है, उसके हम PYQs देखेंगे, सॉल्व करेंगे और समझेंगे। इंटरनेट एंड ईमेल से क्वेश्चन बनाता है, ठीक है, देख लेंगे इसको। डिजिटल लर्निंग, डिजिटल शिक्षण हो गया, कम्युनिकेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी, शिक्षण में ICT, शिक्षा में ICT। आपको पता ही होगा कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आपको, तो कहीं ना कहीं इसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। और कुछ दिनों में तो हम जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी तो हम लाइव क्लास लेंगे
और लाइव क्लास में ऐसा होगा कि जितने भी डाउट्स होंगे आप ऑन द स्पॉट बता सकेंगे। डाउट्स तो अभी भी आप कमेंट करके बता पाएंगे, तो हम उस पर जो है काम करेंगे। आईसीटी इन एजुकेशन, संचार प्रौद्योगिकी, ये हुआ हमारा कंप्लीट। इस तरह से 8 यूनिट कंप्लीट हुई। 9वीं यूनिट है पीपल्स डेवलपमेंट एंड द इन्वायरमेंट, लोक विकास और पर्यावरण। ठीक है, तो इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन क्या होता है भाई, इसको हम बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे। पर्यावरण और प्रदूषण सबने आप सब जानते होंगे, पर्यावरण के बारे में, प्रदूषण के बारे में जानते होंगे, पर इससे कैसे क्वेश्चन बनते हैं हम ये भी देखेंगे। ठीक है, और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए हम जिस विषय पर भी विशेष ध्यान दें। इसके बाद एसडीजी हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, सतत विकास हो गया। ठीक है, नेचुरल रिसोर्स हो गया, प्राकृतिक संसाधन, क्लाइमेट चेंज, ये आपने पढ़ा होगा, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। तो इनमें से देखो बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ये थोड़ी सी बच्चों के लिए या नया टॉपिक तो नहीं कहेंगे, बट एक्चुअल में क्या कि इसको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। सपोज दैट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल्स पूछ देता है। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया, और अर्थ समिट हो गया, और ओजोन डिप्लेशन से क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो जब हम उसको पढ़ेंगे तो विद डिटेल और पीवाईक्यूज को ध्यान में रखते हुए इस टॉपिक्स को बड़े शानदार तरीके से पढ़ेंगे। 10वीं यूनिट है हमारी हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन सिस्टम, उच्च शिक्षा प्रणाली। इसमें क्या क्या क्वेश्चंस, किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस बनाता है। एंसेंट एंड द मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, प्राचीन और आधुनिक शिक्षा प्रणाली, इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग, उच्च शिक्षा में संस्थान, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन और शासन, वैल्यू एजुकेशन, मूल्य शिक्षा, पॉलिसीज इन हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा की नीतियां। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको 1 यूनिट से लेकर पूरी 10 यूनिट तक शॉर्ट में दिखा दिया कि क्या है हमारा सिलेबस। अब हम जब नेक्स्ट लेक्चर लेंगे तो हम सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ा दिया जाए बताइए, कौन से टॉपिक पढ़ना चाहेंगे आप। तो हम शुरू करेंगे बच्चों, मैथमेटिकल, कौन सी है यूनिट, ये मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड हम सबसे पहले शुरू करेंगे। इसके बाद आ जाएंगे हम डीआई पर। ठीक है, किस पे आएंगे हम, इस पे आएंगे हम, डीआई पर आएंगे। फिर इसके बाद हम जाएंगे किस पे, लॉजिकल रीजनिंग पर। फिर इसके बाद चले जाएंगे हम सीधे आईसीटी पर, और फिर जाएंगे हम पीपल्स डेवलपमेंट एनवायरनमेंट पर। फिर इसके बाद पहुंचेंगे हायर एजुकेशन में। इसके बाद बाकी की बची यूनिट्स जो है, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, और कॉम्प्रिहेंशन और कम्युनिकेशन, बस दैट्स कंप्लीट। सो यदि हमारी इस आज की शॉर्ट में जो डिस्कशन हमने किया, आपको बताया, वीडियो अच्छी लगी हो माय डियर स्टूडेंट्स, तो इसको लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और थोड़ी सी दिल बड़ा करके इसको शेयर कर दीजिएगा। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर पर। जय हिंद, जय भारत।